हम जानते हैं जो इथाइलिन होता है ना इसको हम कर पाते क्लियरली डिफाइन एज प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर और ना ही एज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। समझ नहीं आता है क्योंकि ये बाज़ औक़ात कहता है इनहिबिशन, बाज़ औक़ात कहता है प्रमोशन ऑफ ग्रोथ। तो इथाइलिन सिर्फ गैसियस प्लांट हार्मोन होता है या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, सिर्फ ये गैसियस फॉर्म में होता है। बाकी जितने भी होते हैं वो गैस फॉर्म में नहीं होते। तो बनता कहाँ पे ये तब बन जाता है राइपनिंग फ्रूट्स जो होते हैं, जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं वो इथाइलिन बनाते थे, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय। बनाते कौन है, कहाँ बन जाता है, यानी कि बनाते कौन है, राइपनिंग फ्रूट्स जो होते हैं, पके हुए जो फ्रूट्स होते हैं। और जो वैसे टिश्यूज होते हैं जिनमें सेनेसिंग टिश्यूज उनको हम बोलते हैं। सेनेसिंग टिश्यू मतलब होता है ऐसा टिश्यू जो बड़ा हो गया होता है, बहुत उसको एज हो गई होती है। ठीक है। तो जो राइपन्ड फ्रूट्स होते हैं या जो सेनेसिंग टिश्यूज होते हैं वो बनाते हैं इथाइलिन को। तो इथाइलिन कहाँ बन जाती है, इन शॉर्ट हम बोलेंगे राइपनिंग फ्रूट्स में और सेनेसिंग टिश्यूज में बन जाता है इथाइलिन। ठीक है। अब फंक्शन एनसीईआरटी ने लिखा है तो हम करेंगे 10 मिनट में खत्म आज ही सारा। फंक्शन ऑफ इथाइलिन, पहला क्या है, फ्रूट राइपनिंग है ना, पकाता है फ्रूट को, मतलब ये करता है इसको क्या, इसको राइप कर देता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि कौन सा फ्रूट हार्मोन फ्रूट राइपनिंग कर, कौन सा ग्रोथ हार्मोन फ्रूट राइपनिंग करता है, इथाइलिन। जैसे टोमेटो, एप्पल, बनाना, मैंगो, इन सब की राइपनिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ इथाइलिन। सेकेंड फंक्शन होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टेरिक। क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टेरिक। मैंने यहाँ पे लिखा क्लाइमैक्टेरिक क्या होता है। क्लाइमैक्टेरिक का मतलब होता है एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट आ जाता है, यानी कि मेजर ट्रांजिशन, बड़ी चेंज आना। ठीक है। उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लाइमैक्टेरिक। ठीक है। मुझे लगता है, शायद मुझे पूरा नहीं पता, ये शायद क्लाइमैक्स से बन गया होगा। क्लाइमैक्स एक वर्ड होता है। क्लाइमैक्स होता है जब इंसान अपने टॉप लेवल तक पहुंचता है, क्लाइमैक्स तक। जैसे हम बोलते हैं, ये करते हैं इकोलॉजी में इस्तेमाल, क्लाइमैक्स कम्युनिटी उसको बोलते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। कम्युनिटी जब स्टेबल हो जाती है ना विद टाइम के साथ साथ, तो वो बनती है बाद में क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जहाँ पे होता है इक्विलिब्रियम, जहाँ बैलेंस होता है, तो वैसे इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है शायद ये उससे बन गया होगा, लेकिन आप यहाँ पे याद रखिए, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टेरिक का मतलब होता है जहाँ पे रेस्पिरेशन के अंदर एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट आ जाता है, एक मेजर ट्रांजिशन हो जाती है, इस एतबार से कि फ्रूट राइपनिंग की जगह पे रेस्पिरेशन इंक्रीज अचानक से हो जाती है, उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टेरिक। इन शॉर्ट आप पानी, अगर फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसको मुझे क्या रहा है, राइप। इसको राइप करने के लिए मुझे चाहिए होता है रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म एफिशिएंट होना चाहिए। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के मौके पे रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टेरिक हो जाता है कि जहाँ पे रेस्पिरेशन सडनली होती है क्या, इंक्रीज, यही है बस। रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ जाती है या राइज इन रेस्पिरेशन हो जाता है ड्यूरिंग क्या, फ्रूट राइपनिंग, उसको क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टेरिक। और कौन सा हार्मोन करवाता है रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टेरिक, हम जानते हैं इथाइलिन ही करवाता है ये चीज भी। यानी कि इट्स रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो फॉर व्हाट, फॉर एनहांसिंग द रेस्पिरेशन और सडनली इंक्रीजिंग द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग। इथाइलिन का काम ये भी होता है। क्योंकि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है ना, यानी कि फंक्शनिंग के इनके जो फंक्शनल इफेक्ट्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। एक और बात इथाइलिन कहते हैं प्रोमोट सेनेसेंस को, बुढ़ापे को है ना, यानी कि अगर मतलब एजिंग ऑफ प्लांट हो जाती है इस चीज़ से है ना, वरना प्लांट बूढ़ा हो जाएगा ही नहीं। और ये कहते हैं प्रोमोट एब्सिशन को, एब्सिशन मतलब कि जो मतलब फॉलिंग ऑफ लीव्स होती है, फ्लावर गिर जाता है, बाद में फ्रूट गिर जाता है, वो गिरता है इथाइलिन की वजह से ही। और करवाता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। अगर ये सीडलिंग है, ठीक है, सीड का बच्चा है, मुझे करवाना है इसको हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। फॉर एग्जांपल ये सीडलिंग है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, मेरी वर्टिकल ग्रोथ, लंबाई कितनी है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की मेरी क्या है, चौड़ाई में मैं कितना हूँ। तो वैसे ही अगर मैं चाहता हूँ चौड़ाई में जो है बढ़ जाए एक सीड, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेंगे, तो वो करवाता है कौन, इथाइलिन। स्वेलिंग हो जाती है स्टेम एक्सीस की, जिस एक्सीस पे स्टेम खड़ा हो जाता है उसकी स्वेलिंग भी कर सकता है इथाइलिन। या एपिकल हुक फॉर्मेशन भी ये कर सकता है। एपिकल हुक मतलब जो ऊपर हुक होता है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि एपिकल हुक क्या होता है, एक मिनट। एपिकल हुक की डायग्राम आपको जब दिखेगी ना, तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आएगा अच्छे से। ओके, नोट्स।
ये रहा सेक्शन टू है ना। एक मिनट, सेक्शन वन, हाँ ये रहा। एपिकल हुक फॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वरना ये समझ नहीं आएगा इसे। ये देखिए आप। कहाँ पे देखिएगा अच्छे से। ये देखिए आप, है ना, ये कुछ ऐसा हुक जैसा होता है कुछ, ये इसको बोलते हैं एपिकल हुक। तो ये एपिकल हुक फॉर्मेशन भी करता है कौन? इथाइलिन। आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे। एक मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये नहीं, ये देखिए, है ना ये, इसको बोलते हैं एपिकल हुक। बन गया ना हुक जैसा ऐसे। हुक कैसा होता है? ये हुक है नहीं, ये है हुक। तो एपिकल हुक में जो टॉप पोजीशन पे हुक जैसा बन जाता है, वो एपिकल हुक बन जाता है बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ इथाइलिन ही वो बन जाता है। तो एपिकल हुक फॉर्मेशन में भी हमें ये हेल्प कर देता है। उसके बाद, अब एपिकल हुक फॉर्मेशन क्या होती है? अ कर्व्ड हुक लाइक, अ कर्व्ड हुक लाइक टिप, है ना, कर्व्ड हुक लाइक टिप। हुक तो होता ही है कर्व्ड, फॉर्म्ड इन डाइकॉट सीडलिंग में बन जाता है ये चीज। दैट प्रोटेक्ट्स द ग्रोइंग आउट ग्रोइंग शूट, ग्रोइंग शूट की हिफाजत करता है ये एपिकल हुक फॉर्मेशन। ये करता है कौन? इथाइलिन। साथ में इथाइलिन करता है ब्रेक डोरमेंसी को। यानी कि कौन सा हार्मोन करता है ब्रेक सीड और बड डोरमेंसी को? फॉर एग्जांपल ये सीड है, ठीक है, या ये बड है, ये दोनों गए डोरमेंसी के अंदर। डोरमेंसी क्या होता है? एक ऐसी स्टेट जहाँ पे ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव क्यों रहते हैं? क्योंकि कंडीशंस क्या होती है? अनफेवरेबल। उस टाइम पे ऐसा कर देते हैं। तो लेकिन जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती है तो उस टाइम पे डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है, कि अपने इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में वापस आ जाते हैं। वो भी इथाइलिन ही करवाता है। पीनट सीड जर्मिनेशन होती है, फॉर एग्जांपल मानिए पीनट का सीड है, इसमें डोरमेंसी हो गई है, वो डोरमेंसी ब्रेक कर रहा है, इसमें जर्मिनेशन करवा रहा है, इधर से उग रहा है प्लांट, ये करता है इथाइलिन। या पोटैटो स्प्राउटिंग, वो स्प्राउट आउट करते हैं बिकॉज ऑफ इथाइलिन। एक और बात होती है डीप वाटर राइस एडाप्टेशन। ये समझना है, डीप वाटर राइस एडाप्टेशन। सवाल पूछ रहा है कि कैसे इथाइलिन हेल्प करते हैं डीप वाटर राइस प्लांट्स को। ठीक है, सही बात है कि ये रैपिड इंटरनोड्स की ग्रोथ को प्रमोट कर देता है। इट प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड एंड पिटियोल इलोंगेशन। पिटियोल क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये है ना लीफ, इसकी होती है ना डंडी, इसको क्या बोलते हैं? पिटियोल, है ना, इसको बोलते हैं पिटियोल। जो पिटियोल होता है ना, इसकी इलोंगेशन होती है। और इंटरनोड, इंटरनोड क्या होता है? ये मानिए स्टेम है, ठीक है, यहाँ पे लीफ है, दरमियान में जगह है, इसी पिटियोल और इंटरनोड की जगह बच जाती है, तो लीव रहता है अबव द वाटर। ठीक है, तो तब रहता है लीव अबव द वाटर, तब जाके होती है उसमें डीप वाटर राइस अडेप्टेशन। अगर डीप वाटर भी होगा, दाने ज़मीन फॉर एग्जांपल है, दाने ज़मीन के अंदर हमें क्या है? राइस है, लेकिन डीप वाटर जो है वो बहुत है, डीप वाटर, शैलो वाटर नहीं है, बहुत डीप है। अब राइस प्लांट जो है वो फिर भी उग रहा है, उसके अंदर से ऊपर निकल रहा है, क्यों? क्योंकि इथाइलिन जो होता है वो उसके अंदर पिटियोल की इलोंगेशन रैपिडली कर देता है, या जो उसमें इंटरनोड्स होते हैं उनकी इलोंगेशन कर देता है। उस वजह से वो डीप वाटर में अडेप्टेशन कर पाते हैं, वो राइस प्लांट्स, वो पैडी फील्ड, उसी को बोलते हैं डीप वाटर राइस अडेप्टेशन, बस ग्रोथ करवाता है। अब देख फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से ग्रोथ प्रमोटर कर रहे हैं, यहाँ से ग्रोथ प्रमोशन हो रही है, यहाँ भी क्या हो रही है? प्रमोशन। यहाँ पे क्या हो रही थी अभी? प्रमोशन, शाबाश। उससे पहले क्या हो रही थी? एब्सिशन, यानी कि इनहिबिशन, ग्रोथ रुक रही थी। यहाँ देखिए सेनेसेंस, ग्रोथ रुक रही है, इनहिबिशन। यहाँ देखिए ग्रोथ बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्लियर फंक्शन है, कभी बढ़ा रहा है कभी कम कर रहा है। तो इसमें ऐसा होता है, इसको हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते एज ग्रोथ प्रोमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। अब रूट ग्रोथ में भी हेल्प कर देता है। जो इथाइल होता है वो रूट ग्रोथ कर देता है। रूट हेयर फॉर्मेशन जो होती है ना, रूट हेयर जो होता है, ठीक है, उस रूट हेयर फॉर्मेशन या रूट रूट से क्या होता है? उससे वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ जाता है ना, क्योंकि रूट ही करता है वाटर मिनरल एब्जॉर्ब। फ्लवरिंग हो सकती है पाइनएप्पल मैंगो के अंदर, वो हार्मोन भी इथाइलिन ही लग जाता है, ठीक है, मैंगो या पाइनएप्पल के अंदर। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा पढ़ना है तो हो गया खत्म ये सारा। इथेप, क्या लिखा है? इथेफॉन, ठीक है। इथेफॉन क्या होता है? इथेफॉन होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड सोर्स ऑफ इथाइलिन। सबसे जो आम इथाइलिन का सोर्स होता है ना, इथाइलिन सोर्स में इथाइलिन पाया जाता है, एग्रीकल्चर के अंदर हम इथेफॉन को इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है? ये होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड सोर्स ऑफ इथाइलिन, ठीक है।
तो कौन सा केमिकल रिलीज करता है इथाइलिन को प्लांट्स के अंदर? विच केमिकल रिलीजेस इथाइलिन इन प्लांट्स? जो ये होता है एथिफॉन। एथिफॉन केमिकल जो होता है, यही रिलीज कर देता है क्या, इथाइलिन को। इथाइलिन क्या होता है, C2H4 ही होता है, हाँ। तो इथेफॉन जो होता है केमिकल, जो कॉमनली यूज्ड सोर्स होता है, उसी सोर्स से इथाइलिन निकल जाता है, रिलीज कर देता है वो इथाइलिन को, इथेफॉन, ठीक है, असल में। ये बात याद रखनी है आपको। अब जो इथेफॉन होता है उससे क्या हो जाता है, जाहिर पता है वो जो उसमें अभी अभी इथाइलिन के बारे में देख रहे थे हम, फ्रूट राइपनिंग हो जाती है टोमेटो एप्पल के अंदर, एप्सिशन हो जाती है, ठीक है, कि शेडिंग ऑफ फ्लावर जल्दी होती है फ्रूट्स, जैसे कॉटन चेरी वॉलनट के अंदर जल्दी दिख जाते हैं रूट्स, या इंक्रीज फीमेल फ्लावर्स बढ़ जाती है, ठीक है। ये सवाल पूछता है कैसे इथेफॉन जो है वो इंक्रीज कर देता है कुकुम्बर यील्ड को, कि हमें कितने खीरे मिल रहे हैं, उनकी यील्ड बढ़ रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि ये प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर्स को। जब फीमेल फ्लावर्स बढ़ जाएंगे तो फ्रूट्स के क्या हो जाएंगे, ज्यादा आ जाएंगे। क्योंकि फीमेल फ्लावर क्या होता है ना, कार्पल। कार्पल क्या बनता है बाद में, कार्पल नहीं, बाद में क्या बनता है, इससे बनता है ना, इससे फ्रूट, फ्लावर से ही। तो वही हाई यील्ड वैसे ही बन जाती है। जब ये इंक्रीज फीमेल फ्लावर्स कर देता है, कुकुम्बर बढ़ जाता है, वैसे यील्ड उसका। अच्छा, जैसे कि आप जानते थे कि अब हमें थोड़ा समझना है, बस चैप्टर खत्म हो गया। एक बात है, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक। एक इंसान बोलता है यस, दूसरा बोलता है नो। इनको बोलेंगे ये आपस में एंटागोनिस्ट है, ये ऑपोजिट है ना। एक बोला है खाना खाओ, एक बोला है मत खाओ, वो दोनों के आपस में एंटागोनिस्टिक, ठीक है। तो वही समझना है अब हमें। एब्सिसिक एसिड का जैसे आपने नाम सुना है ना, ABA। ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो जनरली इनहिबिट ही करता है ग्रोथ को, यानी कि प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है ये जनरली। तो वो होता है एब्सिक एसिड। वो हम जानते हैं कि इसका जो, इसको डिस्कवर कर दिया था इनिशियली, बिकॉज का रोल क्या था एब्सिशन के अंदर भी और डोरमेंसी के अंदर भी। ये कहता है प्रोमोट डोरमेंसी को, आ जाओ प्लांट डोरमेंट हो जाओ, आ जाओ सी डोरमेंट हो जाओ। क्योंकि अभी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, मैं एब्सिक एसिड हूँ, मैं डोरमेंसी करवाता हूँ। एब्सिशन कर दो, अपने लीव्स गिरा दो, अपने फ्लावर्स गिरा दो, अपने सीड्स गिरा दो। तो क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, वाई वॉज ABA डिस्कवर्ड, क्यों इसको डिस्कवर कर दिया गया? बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डोरमेंसी। ये था बहुत आसान। अब ABA का फंक्शन क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं ग्रोथ इनहिबिटर होता है। ये रोकता है ग्रोथ जनरली, ठीक है, प्लांट के अंदर। नंबर 2 बात, इनहिबिट कहते हैं सीड जर्मिनेशन को, सीड जर्मिनेशन को रोक देता है। एक और बात, जैसे कि मैं कहता क्लोज करता है स्टोमेटा को। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो वाटर स्ट्रेस से वो बच जाते हैं ना, वो हमने कहा था कैसे, वो आपको पता है, आप, मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप वो, मैंने बहुत बार कहा है वो चीज़। स्ट्रेस हार्मोन फॉर एग्जाम्पल, किस हार्मोन को हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन? अगर आपको सवाल किया जाएगा, आप बोलेंगे कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक एसिड। क्योंकि इससे प्लांट जो है वो सर्वाइव कर पाता है ड्राउट के अंदर, वाटर शॉर्टेज के अंदर, अदर एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के अंदर, जब मतलब पानी की कमी होती है। क्योंकि जब पानी की कमी होती है तो उस टाइम क्या करना चाहिए, उस टाइम स्टोमेटा बंद करना चाहिए। अगर स्टोमेटा बंद कर दिया तो अंदर का पानी जो है वो बाहर ट्रांसपायर होके बाहर नहीं निकल जाएगा। तो कौन करवाता है स्टोमेटल क्लोजर? एब्सिसिक एसिड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। जो स्ट्रेस में प्लांट को बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्ट्रेस है, पानी नहीं है, हम करो क्लोज, मैं करता हूँ तुम्हारा स्टोमेटा बंद, पानी कहीं नहीं जाएगा, मैं हूँ एब्सिसिक एसिड। हाँ, मेरा जो रोल है वो इनहिबिटरी है, लेकिन ओवरऑल मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही आ गया हूँ। उसके बाद सी डोरमेंसी, जैसा कि आप जानते हैं एब्सिसिक एसिड सी को डोरमेंट बनाता है। क्यों डोरमेंट बनाता है? क्योंकि वो बोलता है अभी अनफेवरेबल कंडीशन से मत बड़े हो जाओ, अभी अभी खराब हो जाओगे, मत बड़े हो जाओ। मैं स्ट्रेस हार्मोन, अभी स्ट्रेस मुझे पता है क्या करना चाहिए, है ना। जैसा बोलते हैं स्ट्रेस में ट्रिगर खत्म करना है। देखिए, स्ट्रेस किसी को हो गया है, क्यों हो गया है, कुछ ट्रिगर होता है उसका, ट्रिगर। अगर इंसान ट्रिगर देख रहा है, ट्रिगर के पास वापस आया तो स्ट्रेस वापस आ जाता है ना। तो क्या करना होता है, ट्रिगर को दूर करना होता है स्ट्रेस के मौके पे। तो ये चीज़ ऐसे समझनी है हमें कि स्ट्रेस के मौके पे ये क्या करता है इसको काम, ये इसको बोलता है तुम दूर हो जाओ, तुम्हें भी ग्रोथ वोथ नहीं करनी है, तुम्हें नुकसान हो जाएगा इस चीज़ से। सीड मैचुरेशन भी हो जाती है, ठीक है, सीड मैच्योर भी हो जाता है एब्सिसिक एसिड से, इसलिए ये हमेशा इनहिबिटरी रोल नहीं अपनाता है। पास औकात जनरली तो इनहिबिटरी होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप सीड मैचुरेशन ही कर रहा है। एक और बात, डेसिकेशन टॉलरेंस, देखिए
डेसिकेशन आपको बार बार लफ्ज आ सकता है। डेसिकेशन मतलब हो गया खुश्क होना कोई चीज, ड्राइंग आउट। डेसिकेशन टॉलरेंस मतलब इतना ड्राई हो रहा है लेकिन फिर भी इसको टॉलरेंस है, इसको बर्दाश्त है, कुव्वते डेसिकेशन, यानी कि ये खुश्क हो रहा है लेकिन टॉलरेंस को है फिर भी। जैसे मैं खुश हो रहा हूँ इस टाइप में पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन टॉलरेंस है मेरे अंदर। तो हाउ डू सीड्स सर्वाइव ड्राइंग कंडीशंस, कैसे कर पाते हैं सर्वाइव? एब्सिसिक एसिड जो होता है वो इंड्यूस कर देता है डोरमेंसी को। क्या होता है? जो एब्सिसिक एसिड होता है वही कर देता है इंड्यूस डोरमेंसी को, और वही जो है इंक्रीज कर देता है डेसिकेशन टॉलरेंस को भी। डेसिकेशन टॉलरेंस मतलब ड्राइंग आउट हो रहा होता है प्लांट, उसको बोलते हैं नहीं मैं स्ट्रेस हार्मोन हूँ। तुम अगर ड्राई आउट भी कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, स्टोमेटा तुम्हारा खुद बंद कर दूंगा, तुम्हारा अंदर का पानी बाहर नहीं जाएगा। मैं तुम्हें डेसिकेशन टॉलरेंस दे सकता हूँ। अब थोड़ी कुछ चीजें हम देखेंगे, बस पर खत्म हो गया ये चीज। एब्सिसिक एसिड और गिबरेलिन की रिलेशनशिप क्या होती है? हाउ डज एब्सिसिक एसिड इंटरैक्ट विद गिबरेलिन? ये आपको पता होना चाहिए कि एब्सिसिक एसिड जनरली एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू गिबरेलिन, यानी कि उल्टा काम। एंटागोनिस्ट मींस ऑपोजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एंटागोनिस्ट। जैसा एब्सिसिक एसिड काम करता है उसका उल्टा काम करता है गिबरेलिन, जैसा गिबरेलिन काम करता है उसका उल्टा काम करता है एब्सिसिक एसिड, इसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ये आपको लिखा होगा एनसीईआरटी में। तो जो जीए होता है यानी कि गिबरलिन होता है, वो प्रमोट करता है जर्मिनेशन और ग्रोथ को, लेकिन जो एब्सिक एसिड होता है वो इनहिबिशन करता है जर्मिनेशन और ग्रोथ की। तो ये दोनों उल्टा काम कर देते हैं ना इस एतबार से। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे, डोरमेंसी क्या होता है? डोरमेंसी क्या होता है? एक रेस्टिंग स्टेट जहाँ पे सीड या बड जो है वो ग्रोथ नहीं दिखाते, इवन अंडर फेवरेबल कंडीशन। समटाइम्स क्या हो सकता है, अंडर फेवरेबल कंडीशंस के अंदर भी ग्रोथ वो नहीं दिखा सकते, ऐसा भी हो सकता है। हम्म। लेकिन आमतौर पर वेदर की अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उस टाइम पे वो ग्रोथ नहीं दिखाते हैं। सेनेसेंस क्या होता है? एजिंग ऑफ प्लांट, एब्सेशन शेडिंग ऑफ लीफ, फ्लावर, फ्रूट, डेसिकेशन, एक्सट्रीम ड्राइंग के बाद आपको। एंटागोनिस्ट मतलब उल्टा, टू हार्मोन्स जो करते हैं प्रोड्यूस ऑपोजिट इफेक्ट, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। जब दो हार्मोन्स उल्टा इफेक्ट दिखाते हैं, एक हार्मोन दिखाता है ऐसे इफेक्ट, दूसरा दिखाता है उल्टा इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गिबरलिन जो होता है वो ग्रोथ में काम कर देता है, और जो एब्सिक एसिड होता है वो इनहिबिशन में काम करता है। तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट यानी कि ऑपोजिट इफेक्ट दिखाते हैं। अब आखिर में हम देखते हैं ये तो इसके बाद एनसीईआरटी से पढ़ेंगे ये चीज। देखिए, ये सवाल है, गैसेस हार्मोन कौन होता है? इथाइलिन। फ्रूट राइपनिंग करता है इथाइलिन। रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक मतलब अभी कहा था मैंने, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टेरिक क्या होता है? जब अचानक से रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ जाती है, किस मौके पे? रेट ऑफ रेस्पिरेशन अचानक से बढ़ जाती है, तो उस वो करवाता है इथाइलिन ही कॉज। ठीक है। जब फ्रूट राइपनिंग हो रही होती है, मानिए जब फ्रूट को राइप होना होता है, फ्रूट राइपनिंग के मौके पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाता है इथाइलिन, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टेरिक। एब्सिशन कौन करवाता है? इथाइलिन ही करवाता है एब्सिशन। ये एब्सिशन भी करवाता है, डोरमेंसी को ब्रेक भी करवाता है। अब देखिए उल्टे उल्टे काम कर रहा होता है, कभी प्रोमोटर कभी इनहिबिटर। सबसे कॉमन सोर्स ऑफ इथाइलिन होता है एथेफॉन। एथेफॉन ही बनाता है, इससे निकल जाता है इथाइलिन। एफ एफ एथेफॉन जो है ये केमिकल होता है जिसमें से इथाइलिन हार्मोन निकल सकता है। ठीक है, निकल जाता है बल्कि। ऐसा हार्मोन जो कहता है इंक्रीज फीमेल फ्लावर्स कुकुम्बर के अंदर, वो है ना ये इथाइलिन या एथेफॉन, उससे बन जाते हैं फीमेल फ्लावर्स कुकुम्बर में। उससे हमें कुकुम्बर यील्ड बढ़ जाता है, जितने ज़्यादा फीमेल फ्लावर्स होंगे उतना फ्रूट हमें मिल जाएगा कुकुम्बर का। ग्रोथ इनिबिटरी हार्मोन एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेस हार्मोन यानी कि स्ट्रेस में जो हेल्प कर देता है प्लांट को, वो होता है एब्सिसिक एसिड। कैसे हेल्प करता है? ये स्टोमेटल क्लोजर कर देता है एब्सिसिक एसिड। ये सीड डोरमेंसी कर देता है, बोलता है एक सीड को तुम अभी डोरमेंट स्टेट में रहो, इनएक्टिव फॉर्म में रहो, तुम अभी बड़ा मत हो जाओ, अभी स्ट्रेस है, अभी ड्राउट है, अभी मसला है, अभी वाटर लॉस हो रहा है, अभी वाटर कमी है, स्टोमेटा बंद कर देता है। और साथ में हार्मोन इनहिबिटिंग सीड जर्मिनेशन जो कर देता है, कभी कभी इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को, रोकता है सीड जर्मिनेशन को। वो कौन होता है? एब्सिसिक एसिड। एंटागोनिस्ट ऑफ गिबरलिन, गिबरलिन करवाता है ना प्रमोट, किसको? सीड जर्मिनेशन को। उसका उल्टा कौन काम करता है? वो होता है एब्सिक एसिड, जो मतलब इनहिबिशन करवाता है। तो ये सब आपको पता है। तो इसी के साथ हमने चैप्टर खत्म कर दिया। अब खाली हमें एनसीईआरटी की लाइनें समझनी है, तो इतना ही है आज का क्लास। ठीक है, इतना ही है। एब्सिसिक एसिड के बाद का था ये देखिए आप, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये तो पढ़े थे मैं हार्मोन, आखिरी दो तो खत्म हो गया हमें आज।
हमने कहा अभी इथाइलिन जो होता है, ये एक सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। ये लार्ज अमाउंट में बन जाता है, ठीक है, बाय टिश्यूज अंडर गोइंग सेनेसेंस, उन टिश्यूज में जो सेनेसिंग टिश्यूज होते हैं, इसको आप बोलते हैं सेनेसिंग टिश्यूज, सेनेसिंग टिश्यूज जिनमें एजिंग हो रही होती है, और जो राइपनिंग फ्रूट्स होते हैं उनसे बन सकता है इथाइलिन। तो ये दो सोर्स के हो गए। इन्फ्लुएंस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट हो सकता है कि प्लांट के अंदर इथाइलिन कर सकता है ऐसे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के प्लांट में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग हो रही है, मोटापा हो रहा है सीडलिंग का, या स्वेलिंग ऑफ द प्लांट एक्सीज हो रही है, स्टेम एक्सीज की स्वेलिंग हो रही है, एपिकल हुक फॉर्मेशन अभी कहा था, ये देखिए आप, ये था एपिकल हुक है ना, मैं वो दिखाया था एपिकल हुक फॉर्मेशन, मतलब हुक जैसा बन जाता है, जैसे मतलब इसका क्या होता है फंक्शन, इट प्रोटेक्ट्स प्लांट और ग्रोइंग शूट है ना। तो ये बनाता है इथाइलिन। इथाइलिन प्रमोट करता है सेनेसेंस एब्सेशन को ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, स्पेशली ऑफ लीव्स की होती है सेनेसेंस, बुढ़ापा आ जाता है फिर गिर जाते हैं साथ साथ में। सेनेसेंस के बाद होता ही एब्सेशन है ना, जब बूढ़े हो गए फिर गिर जाते हैं, फॉलिंग आउट हो जाती है उसके बाद। इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग है ना, इट एनहांसेस द रेस्पिरेशन रेट को एनहांस कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक है ना, वही चीज कि during the ripening of fruits the rise in the rate of respiration is called as respiratory climactic। इथाइलिन कहते हैं सीड ब्रेक करते हैं सीड और बड डोरमेंसी को, है ना, ये हमने कहा था। इनिशिएट करता है जर्मेशन इन पीनट सीड्स, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, ठीक है। इथाइलिन जो है प्रमोट करता है रैपिड इंटरनोड पिटियोल इलोंगेशन एंड डीप वाटर राइस प्लांट्स। अभी मैंने कहा था, अगर बहुत ज़्यादा डीप वाटर है, उसमें कोई राइस प्लांट है, अब ये राइस प्लांट जो है इसका जो पिटियोल होता है, पिटियोल क्या हो गया, जो डंडी के ऊपर क्या होता है, ये लीफ प्रेजेंट, इसको बोलते हैं पिटियोल है ना, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, पिटियोल। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अगर यहाँ पे मानी एक और लीफ है, इस जगह को क्या बोलते हैं, जगह को, इस जगह को हम बोलते हैं बिटवीन टू नोड्स इंटर नोड। इसी इंटर नोड की लेंथ बढ़ जाती है और पिटियोल की लेंथ बढ़ जाती है। अब आप अंदाजा खुद करें, जब पिटियोल इंटर नोड की लेंथ बढ़ रही है तो ये पानी से बाहर निकलेगा कि पानी के अंदर रहेगा, पानी से बाहर निकलेगा। तो दिस वे ये पानी से बाहर निकल जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जब ये पानी से बाहर निकल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको एनसीईआरटी ने ये लफ्ज लिखा है, ठीक है। ये देखिए, रैपिड इंटरनोड, इससे क्या होता है, डीप वाटर राइस प्लांट, डीप वाटर राइस प्लांट भी अच्छे से उग पाता है ना, क्योंकि उसमें ग्रोथ हो जाती है ऑफ पिट्यूल एंड इंटरनोड। ये करता है हेल्प लीव्स को या अपर पार्ट्स ऑफ द शूट को, ताकि वो अबव वाटर रह सके ना, वो हमने कहा। इथाइलिन ऑल्सो प्रोमोट्स रूट ग्रोथ है ना एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, जब वो हो जाता है तो खुद से जाहिर सी बात है, प्लांट का जो होता है ना एब्जॉर्प्शन सरफेस, एब्सॉर्ब एरिया जो है वो बढ़ जाता है, वो अच्छे से कर पाता है एब्सॉर्ब वाटर और मिनरल्स को, जो कि फ्रूट करता ही करता है। इथाइलिन यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग है ना, फ्लावरिंग को इनिशिएट करने के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता है, या फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स, ठीक है। जैसे पाइनएप्पल से फ्लावरिंग के लिए इस्तेमाल इसको कर दिया जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो में फ्लावरिंग कर देता है। सिंस इथाइलिन रेगुलेट सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, इसलिए इसको मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर होता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ कर दिया जाता है किसको, इथाइलिन को, क्योंकि इससे राइपिंग वाइपिंग सब हो जाती है ये सब, फ्लावरिंग। द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इथाइलिन होता है, इथाइलिन का वो क्या होता है, एथेफोन। एथेफोन क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जो सोर्स ऑफ इथाइलिन होता है, यानी कि एथेफोन से निकल जाता है इथाइलिन, है ना। एथेफोन जो होता है वो एक्वा सोल्यूशन, इन एन एक्वा सोल्यूशन इज रेडीली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन प्लांट, ठीक है। जब वो होता है एब्सॉर्ब किसके अंदर, एक्वा सोल्यूशन के अंदर एथेफोन, तो उधर से निकल जाता है क्या, इथाइलिन, स्लोली स्लोली प्लांट के अंदर। एथेफॉन हेस्टेंस वही वही करता है, एथेफॉन जो केमिकल होता है वही असल में करता है फ्रूट राइपनिंग को टोमेटो और एप्पल के अंदर, और कहते हैं एक्सेलरेट, बढ़ाता है एब्sorption इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, मैंने कि इनको वो गिर जाते हैं, थिनिंग ऑफ कॉटन हो जाती है, चेरी वॉलनट वो सब, एब्सिशन कि इनके फ्लावर्स लीफ वगैरह गिर जाते हैं नीचे। इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर्स है ना, कुकुम्बर्स में फीमेल फ्लावर बढ़ जाते हैं तो उनकी यील्ड भी खुद ब खुद बढ़ जाती है। अब है आखिरी एब्सिक एसिड, तो किताब खत्म हो गई, मतलब ये यूनिट। जैसे हमने कहा, जो एब्सिसिक एसिड होता है एबीए, उसको डिस्कवर कर दिया था इस रोल के लिए, कि हमने कहा था वो एब्सिशन करते हैं और डोरमेंसी कर देता है। एब्सिशन मतलब फॉलिंग ऑफ लीफ कर देता है, फॉलिंग ऑफ रूट, सॉरी फॉलिंग ऑफ लीफ या फॉलिंग ऑफ जो है सीड कर देता है, या डोरमेंसी कर देता है। डोरमेंसी मतलब इनएक्टिव फॉर्म में ला दिया प्लांट को। लेकिन बट लाइक अदर पीजीआरस, अदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इट ऑल्सो हैज
अदर वाइड रेंजिंग इफेक्ट्स के होते हैं ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर भी हेल्प कर देता है। इट एक्ट्स एज जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, है ना, रोकता है ग्रोथ को। एंड एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म, है ना, उसको भी रोकता है, प्लांट मेटाबॉलिज्म को भी। ए बी इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन को रोक देता है ये, ठीक है। ABS stimulates क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ये करवाता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज व्हाट, इट्स कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेस के मौके पे जब वाटर लॉस हो रहा होता है, वाटर डेफिशिएंसी होती है, या अभी मैं कहा था डेसिकेशन जब हो जाती है। डेसिकेशन क्या होता है? जिसके अंदर खुश्की आ जाती है, खुश्की, ड्राइंग आउट। डेसिकेशन मीन्स ड्राइंग आउट जब हो जाता है, उस मौके पे क्या होता है? एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, उसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, जो इनके अंदर कुव्वत बर्दाश्त बढ़ाता है प्लांट्स के अंदर। ABA प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, मैचुरेशन डोरमेंसी के अंदर। बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी, ABC हेल्प सीड विथस्टैंड डेसिकेशन। डोरमेंसी जब ये कर देता है ना, देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये प्लांट है, इसको ये बोलते हैं प्लांट साहब पानी वानी नहीं है तुम्हें, सकर अक्कम से शौक आराम सान आप वाव शीन कहें, अगर तुमस खुशार रोजा गे आवज बे कमी, मरक वन सोद साफ मरक सर कम वे आब वाब कहें, मगर चे शौक आराम सान कर डोरमेंसी क्रिएट। अम डोरमेंसी गस मसला यह कि चे विथस्टैंड कर वारिया डेसिकेशन, चे वारिया खुशकी बर्दाश्त पे खुश गोमुत शौक तान। ऐसी कुछ होती है ना। बाई इंड्यूसिंग डोरमेंसी, अगर कोई ऐसी बढ़ाएगा, चिक्का शिक्को बेशक बता आराम से। बाई इंड्यूसिंग डोरमेंसी क्या होता है? ABA हेल्प करता है इसी को विथस्टैंड करना, डेसिकेशन, है ना, या बाकी जो अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं ग्रोथ के, इसको बोलते हैं फिलाची मोकिन से वो नहीं बैसा आराम सा, इंसान मोक वाजिद से करे पाने करो फिलहाल रोज से इतनी रोज डोरमेंट से ऐसे होता है कुछ। इन मोस्ट सिचुएशंस ABA एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू GAs, है ना। मोस्टली क्या होता है, जो एब्सिसिक एसिड होता है वो करते हैं एक्ट एज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मींस ऑपोजिट एक्ट करते हैं, जब हार्मोन्स आपस में करते हैं ना ऑपोजिट एक्ट, उनको बोलते हैं कि दे एक्ट एंटागोनिस्ट टू ईच अदर, उल्टा कर देते हैं एक्ट टू गिबरलिंस, है ना। गिबरलिन करवाता है ग्रोथ, वो ग्रोथ प्रमोटर होता है GP। ये क्या होता है? ग्रोथ इनहिबिटर ABA, ग्रोथ रोक रहा होता है। We may summarize that for any and every phase of growth, differentiation and development of plants, जब भी मतलब कोई फेज ऑफ ग्रोथ होता है प्लांट का, जब डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट हो जाती है प्लांट की, तब एक या बाकी PGR का कुछ ना कुछ रोल होता है डेवलपमेंट के अंदर, है ना, डिफरेंशिएशन के अंदर, ग्रोथ के अंदर, मैचुरेशन के अंदर, सब चीज़ों के अंदर। सच रोल्स कुड बी कॉम्प्लीमेंटरी। कॉम्प्लीमेंटरी मतलब हो गया जब दो लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं। जैसे मैंने एक बार रील बनाई थी, एक बार रील ना, मैंने उसमें कहा था कि गॉड एंड साइंस, नहीं गॉड नहीं, रिलीजन एंड साइंस इज कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट एंटागोनिस्ट। मजहब और साइंस को जोड़ सकते हैं आराम से। साइंस जवाब देती है हाउ का, मजहब जवाब देता है वाई का। ऊपर से वाई ज्यादा खतरनाक सवाल है। वाई देयर इज एनीथिंग इंस्टेड ऑफ नथिंग, कुछ एग्जिस्ट ही क्यों करता है? वाई डू लॉज ऑफ फिजिक्स एग्जिस्ट? वाई डू आई एग्जिस्ट? वाई डू आई स्पीक? वाई आर थिंग्स द वे थिंग्स आर? इनको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ वाई, जो सवाल के जवाब नहीं मिलते साइंस से। साइंस बोलती है मैकेनिज्म हाउ। तो इसको बोलते हैं साइंस एंड रिलीजन आर कॉम्प्लीमेंटरी, वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना। सही बात है। लेकिन लोग दिखाते हैं कि एज इफ साइंस एंड रिलीजन इज एंटेगोनिस्टिक, अलग अलग है, या तो साइंटिस्ट बनना है या तो मजहबी इंसान बनना है, ये सही नहीं है। इस्लाम उभारता है हमें साइंस की ओर, है ना। साइंस क्या होता है? फिजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिवर्स या ऑफ नेचर, सराउंडिंग्स, ऑर्गेनिजम्स, वो क्या, तो वही हमें कुरान बोलता है ना, क्या तुम देखो अपनी ओर, मतलब ऑर्गेनिजम्स की ओर, प्लांट्स की ओर, एनिमल्स की ओर, यूनिवर्स की ओर, उसको क्या बोलते हैं हम? साइंस। सीधी सी बात है। These could be individualistic और synergistic। individualistic मतलब हो गया जब ये अकेले अकेले काम करेंगे, हम अकेले काम करते हैं। मैं हूँ साइटोकाइनिन, आई डोंट नीड ऑक्सीजन, जाओ दफा, मैं अकेले काम करूंगा। सिनर्जिस्टिक मतलब क्या? जब ये साथ साथ में काम करते हैं। ऑक्सीजन बोल रहा है साइटोकाइनिन को, साइटोकाइनिन मैं क्या करूं, मैं तुम्हारे बगैर डिवीजन ही नहीं कर सकता हूँ, ये सच होता है। ऑक्सीजन डिवीजन ही नहीं कर पाता विदाउट साइटोकाइनिन, बोलते हैं साइटोकाइनिन आ जाओ मेरे पास, हम डिवीजन करते हैं साथ में, उसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक। ये समझते हैं। Similarly, there are number of events in life of a plant where more than one PGR interact करता है, more than one PGR आपस में interaction करते हैं, ठीक है।
टू अफेक्ट द इवेंट, डोरमेंसी इन सीड फॉर एग्जांपल, या बर्ड के अंदर डोरमेंस, या एब्सेशन, सेनेसेंस, एपिकल डोमिनेंस, इस सब को करने के लिए एक बाज़ात सब हॉर्मोन्स मिलजुल के काम कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं आपस में, ताकि वो एक इवेंट को इफेक्ट कर सके. Remember, the role of PGR is not only one kind of intrinsic control, is of only one kind of intrinsic control. है ना, ये होता है इंट्रिंसिक कंट्रोल, अंदर से जो कंट्रोल हो रहा होता है, जो हमारी बॉडी अंदर से कंट्रोल कर रही होती है ना. गुस्सा क्यों आता है? हॉर्मोन्स की वजह से, है ना, सब कुछ हॉर्मोन्स चल रहा होता है अंदर से. तो ये क्या होता है? अंदर से इंट्रिंसिक कंट्रोल होता है. अलॉन्ग विद जीनोमिक कंट्रोल भी हो सकता है, ठीक है. ये सब होता है. फिर क्या इसको बोलते हैं? फिर इंटीग्रेटिव बायोलॉजी. क्या बोलते हैं? सबसे ज्यादा जो जो ना लोगों को पढ़ना नहीं आता है, वो होता है इंटीग्रेटिव बायोलॉजी. इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, जिसको ये समझ आता है ना, उसको मजा आता है पढ़ने में बायोलॉजी, क्योंकि इंटीग्रेटिव मतलब वो कहता है इंटीग्रेशन. साइटोलॉजी देखता है, टेक्सोनॉमी देखता है, वो देखता है, मतलब जितने भी ना एवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, चाहे सेल बायोलॉजी आपको है, डाइवर्सिटी आपको है, और क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, कि वो सबको जोड़, उस सबको, सब इल्म को जोड़ने को बोलते हैं इंटीग्रेटिव बायोलॉजी. क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिव बायोलॉजी. तो यहाँ पे उसके बारे में समझाया गया है कि जीनोमिक कंट्रोल जो किया जाता है, ठीक है, जो जीन्स कंट्रोल करते हैं, या जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जो बाहरी फैक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सनलाइट कैसी है, सैलिनिटी कैसी है, सॉल्ट लेवल कैसी है, वाटर कंटेंट कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, प्रेशर कैसा है, विंड कैसी आ रही है, पीएच कैसा है, सनलाइट कैसी है, रेडिएशन, यूवी रेडिएशन आ रही है कि नहीं, या जो है मतलब ऐसे ना, हवा के प्रेसिपिटेशन कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जो बाहर वाले फैक्टर्स होते हैं. वो सब इफेक्ट करते हैं मतलब प्लांट को. दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर, बोथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक फैक्टर्स. मेनी ऑफ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जैसे वो है ना, अभी मैंने कहा टेम्परेचर, लाइट जो होता है, ठीक है, वो करते हैं कंट्रोल प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट को विया पीजीआर. ये समझ रहे हैं? टेम्परेचर और लाइट कैसे कंट्रोल करता है प्लांट ग्रोथ को? ये लिख रहा है कि मेनी ऑफ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जो टेम्परेचर लाइट होता है, वो कंट्रोल करते हैं प्लांट ग्रोथ को, और डेवलपमेंट विया पीजीआर, वही करवाते हैं डेवलपमेंट विया पीजीआर. ठीक है, वरना डेवलपमेंट विया पीजीआर नहीं हो सकती है अगर टेम्परेचर लाइट नहीं होगी ना, क्योंकि एंजाइम्स भी काम करते हैं कुछ चीज़ों की बुनियाद पे. जब टेम्परेचर ऑप्टिमम मिलता है, लाइट ऑप्टिमम होती है, उसी एतबार से ना, वो पता है आपको. तो इनमें बहुत इंटरकनेक्टेडनेस होती है. द मेन वर्ड यू नीड टू हेयर राइट नाउ इज कनेक्टेडनेस, या इंटर रिलेटेड होता है ये सारे. ठीक है. सम ऑफ सम ऑफ सच इवेंट्स कुड बी, क्या लिखा है, वर्नलाइजेशन होती है, फ्लावरिंग होती है, डोरमेंसी होती है, सी जनरेशन होती है, प्लांट मूवमेंट्स होते हैं. ये सारे इवेंट्स होते हैं जब बोथ एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं. उसके बाद ये सब चीज़ें हो जाती है. अब बोले वी शैल डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, बोथ ऑफ देम, ऑन इनिशिएशन ऑफ फ्लावर्स. वो पढ़ा था हमने वैसे भी ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस में. ये क्या है? वर्नलाइजेशन क्या होता है? वर्नलाई, भूल गया ये क्या है. नहीं ज़्यादा पढ़ता ही हूँ बॉटनी में, है zoology अपना सब्जेक्ट. वर्नलाइजेशन का मतलब होता है बॉटनिकल, जैसे ये तो इसमें आ गया, मुझे देखना है बॉटनिकल टर्म्स में. वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग सीड्स और यंग प्लांट्स टू लो टेम्परेचर टू स्टिमुलेट और एक्सेलरेट फ्लावरिंग. इन शॉर्ट, अगर हम चाहते हैं कि फ्लावरिंग हो जाए, लेकिन तब हो जाती है फ्लावरिंग जब टेम्परेचर कम होगा, तो उस मौके पे हम कहते हैं इस्तेमाल इस प्रोसेस को, उसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन. वर्नलाइजेशन का मतलब हो गया एक्सपोज कर देते हैं हम यंग सीड्स को. कहाँ कर देते हैं एक्सपोज? या यंग सीड्स को नहीं सिर्फ, बल्कि यंग प्लांट्स को भी हम एक्सपोज कर देते हैं टू लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की ओर. उस लो टेम्परेचर से क्या होता है? वो उनके अंदर स्टिमुलेट कर देता है, उभारते हैं उनको फ्लावरिंग करने के लिए. तो इन शॉर्ट ठंडे इलाके में डालते हैं फ्लावर इसको ना, यंग सीड या यंग प्लांट को, ताकि वो फ्लावरिंग दिखा सके. उसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन. खत्म मसला. अब ऐसा हमारी ये पढ़नी चाहिए, इसमें भी कभी कभी नीट सवाल आते हैं, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इससे भी नीट में बहुत सवाल आ जाते हैं. वैसे तो पुराना ही वापस होता है. देखिए, ग्रोथ इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस इवेंट. कॉन्स्पिक्यूअस ना, जो बहुत क्लियरली एविडेंट, वेरी, यू नो,
प्रोमिनेंट, दैट इज वेरी प्रोमिनेंट, जो वाजह होता है। इट इज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज, है ना, अगर ग्रोथ हो गई वापस ना हो जाएगा रिवर्स टू, मतलब डिवार्फनेस, ग्रोथ हो गई तो ग्रोथ हो जाती है। एक्सप्रेस इन पैरामीटर्स, कुछ साइज में हम गिन सकते हैं, एरिया में, लेंथ में, हाइट, वॉल्यूम, सेल नंबर, है ना। इट कॉन्स्पिक्युअसली इन्वॉल्व, दिखता आंखों से, हाँ, इंक्रीज प्रोटोप्लाज्म मटेरियल हो रहा होता है। प्रोटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस बढ़ रहा होता है। इन प्लांट्स मेरिस्टम्स आर द साइट्स ऑफ ग्रोथ, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहाँ पे हो जाती है। रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टम जो है, अलॉन्ग विद इंटर कैलरी मेरिस्टम भी जो हो सकता है वो भी काम कर सकता है। ठीक है, इंटर कैलरी सेकेंडरी मेरिस्टम भी, तो वो सारे कहते हैं इलोंगेशन ऑफ, क्या, इलोंगेशन ग्रोथ ऑफ प्लांट एक्सिस, लंबाई बढ़ जाती है उस चीज से। इंटर कैलरी में सेकेंडरी में क्या होता है, लंबाई नहीं बल्कि girth बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ जाता है ना, वो पता है आपको। इसमें आता है एग्जाम्पल वैस्कुलर कैम्बियम है, कोर कैम्बियम। Following cell division in root and shoot apical meristem cells, the growth could be arithmetic growth या geometric growth हो सकती है। growth जो होती है may not be generally as, growth may not be and generally is not sustained at high rate throughout the life of cycle, है ना। ऐसा मत है कि ग्रोथ हमेशा हाई रेट पे रह रही है, नहीं, फिर बाद में बुढ़ापा भी आ जाता है। One can define three principal phases of growth: lag phase, log phase, फिर senescent phase। लैग फेज पहले ग्रोथ ठीक ठाक होती है, लॉग फेज अचानक बोलते हैं आप ग्रोथ खाऊंगा अपनी, फिर अचानक क्या होता है, सेनेसेंट फेज। सेम इंसान को होता है, बच्चा होता है पहले, कुछ नहीं आता है, जवानी की दहलीज से पहुंचता है, अपने आप को तकबर करता है अपने ऊपर, होता है बूढ़ा, घुसता है कब्र के अंदर। तो वही तीन फेजेस है। When a cell loses the capacity to divide, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, है ना, क्योंकि उसको स्पेसिफिक जॉब मिल जाता है। आफ्टर दैट it loses its ability to divide. Differentiation results in development of structures, उससे बन जाते हैं स्ट्रक्चर्स। दैट इज व्हाट, दैट इज कॉमनेस्चर विद द फंक्शन ऑफ द सेल, जो मतलब ताल्लुक रखता है उसी एतबार से आता है, जैसा फंक्शन ऑफ सेल होगा, जैसा फंक्शन ऑफ सेल होगा वैसा डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, जैसा फंक्शन वैसा स्ट्रक्चर, जैसे फिजियोलॉजी वैसी मॉर्फोलॉजी भी बन जाती है। जनरल प्रिंसिपल्स फॉर डिफरेंशिएशन फॉर सेल टिश्यूज, ये तो कुछ नहीं, आप आसान है। डिफरेंशिएटेड सेल जो होती है वो डी डिफरेंशिएट भी कर सकती है। डी डिफरेंशिएट मतलब वो अपनी एबिलिटी टू डिफरेंशिएट खो देती है, यानी कि रिगेन करती है अपनी एबिलिटी टू डिवाइड, कितना खुश है खुदा। फिर कहती है वापस क्या, रीडिफरेंशिएट, यानी कि दोबारा से डिवाइड नहीं हो जाती है। हमने ऐसे पढ़ा था इसलिए खुश नहीं लग रहा है। सिंस डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स इज ओपन, है ना, ओपन मतलब वो लगातार हो रही होती है। फिर the development could also be flexible. The development is the sum total of growth plus differentiation. Development की definition होती है, development is equals to growth plus differentiation. Plant exhibits plasticity in development. Plasticity मतलब adaptability, उसी एतबार से प्लांट अपने आप को अडेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। और ये क्या विषय अभी और बच गया, ये आप खुद ही पढ़ेंगे, ठीक है, आपको टाइम हो गया। आप प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ रहा है ना, मुझे पता है, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट और इथाइलिन वो सब सिनर्जी हमने पढ़ा था ऑलरेडी सब कुछ। तो इसी के साथ हम कल से चला देंगे स्टार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में आप, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारी लाइफ के साथ रिलेवेंट भी है, और जो भी चीज़ रिलेवेंट होता है वो हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, कंपेयर टू प्लांट प्लांट खुशखत होती है।